नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, हिंदी विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में जनसंचार के माध्यमों के वर्गीकरण के बारे में समझाऊंगी। आज का हमारा विषय है जनसंचार के माध्यमों का वर्गीकरण। चर्चा के बिंदु हैं ज्ञानेंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण, सुगमता की दृष्टि से वर्गीकरण और संचार माध्यम और कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंचार के माध्यमों का वर्गीकरण की भूमिका। तो जनसंचार के माध्यमों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। इन दो प्रकारों में पहला प्रकार पत्रकारिता में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और दूसरा प्रकार सुगमता को या कहें कि व्यवहारिक रूप को प्रस्तुत करता है। इन दोनों प्रकार के वर्गीकरण को निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला है ज्ञानेंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण। इसमें तीन माध्यम से होता है वर्गीकरण: श्रव्य माध्यम सुनना, दृश्य माध्यम देखना और दृश्य एवं श्रव्य माध्यम देखना और सुनना दोनों के ही द्वारा। जनसंचार के माध्यमों में ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वह तीन रूपों में सामने आया है। पहला है श्रव्य माध्यम, दूसरा है दृश्य माध्यम और तीसरा है श्रव्य दृश्य माध्यम। श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आकाशवाणी, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर, गाने, नारे तथा माइक्रोफोन आदि आते हैं। दृश्य माध्यम के अंतर्गत बोर्ड, होर्डिंग्स, पोस्टर, चार्ट, फोटोग्राफ, साहित्य, कार्टून, सड़कों पर यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लाल, हरी, नीली, पीली बत्तियां आदि आते हैं। श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत वे माध्यम आते हैं जो दिखाई देने के साथ ही सुनाई भी देते हैं। ऐसे श्रव्य दृश्य माध्यम ये हैं: दूरदर्शन, चलचित्र, परंपरागत संचार माध्यम, कठपुतली, थिएटर, वीडियो, सैटेलाइट प्रसारण आदि। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जनसंचार के माध्यमों का यह वर्गीकरण आजकल पर्याप्त प्रचलित है। पत्रकारिता में ये सभी माध्यम काम में लिए जा रहे हैं। विज्ञान के बढ़ते हुए चरण, नई नई तकनीक के आधार पर संचार माध्यमों का जो विकास हुआ है उसने न केवल हमारे जीवन में अपितु चारों ओर एक संचार क्रांति सी कर दी है। ये संचार क्रांति उपयोगी भी है, प्रभावशाली भी है और लोगों को भी सभी सूचनाओं और घटनाओं को समझने में सहायता और सरलता प्रदान करने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सुगमता की दृष्टि से वर्गीकरण। तो इसमें हमारे संचार की विविध प्रकार भी बताए गए हैं। सांकेतिक प्रकार संचार, जिसमें संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। इसमें मनुष्य अपने अंगों का अथवा अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है, जैसे हाथ जोड़ना, पाँव छूना, हाथ मिलाना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि संकेतों के माध्यम से वो सामने वाले को अपनी बात को अभिव्यक्त कर देता है। मौखिक संचार बोलकर मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से संदेश पहुंचाना, जैसे टेलीफोन, बातचीत, भाषण देना आदि। अमौखिक संचार, मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं, जैसे सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र, फिल्म आदि द्वारा। अगर हम सुगमता की दृष्टि से इसका वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसी को किंचित सरल बनाकर सुगमता की दृष्टि से भी एक वर्गीकरण किया जा सकता है। इस वर्गीकरण को अब अग्रांकित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम,
इसके अंतर्गत हमारे आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलेक्स, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और सिनेमा आदि को स्थान प्राप्त है। मुद्रित संचार माध्यम, इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, गृह पत्रिकाएं, मुद्रित साहित्य और विज्ञापन आदि को स्थान प्राप्त है। बाहरी संचार माध्यम, बाहरी संचार माध्यमों में सिनेमा, स्लाइड, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, प्रदर्शनी और कियोस्क आदि आते हैं। मौखिक संचार माध्यम, मौखिक संचार माध्यमों में संगोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, जनसभा, व्यक्तिगत संपर्क, जनसंपर्क एवं उद्घोषणाओं आदि को शामिल किया जा सकता है। और लास्ट है हमारा परंपरागत संचार माध्यम। अब हम देखते हैं कि भारत जो है एक विकासशील देश है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यदि गहराई से विचार करें तो सभी विकासशील देशों के लिए पारंपरिक संचार माध्यम ही अधिक उपयोगी होते हैं। पारंपरिक संचार माध्यमों में लोकगीत, लोकनाट्य, गीत, नृत्य, ड्रामा और कठपुतली आदि आते हैं। एक विद्वान का यह मत उचित प्रतीत होता है कि संप्रेषण के लिए संदेश के तत्व और उसकी प्रकृति के अनुसार ही संचार माध्यम का चुनाव उपयुक्त होता है। माध्यम का चुनाव करने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार के बाद ही निर्णय करना चाहिए कि ग्रामीण संचार हेतु परंपरागत माध्यम, रेडियो, प्रदर्शनी, सिनेमा, स्लाइड, पोस्टर्स, जनसंपर्क उचित माना जाता है, जबकि महानगरों के लिए चलचित्र, टेलीविज़न, सैटेलाइट प्रसारण, इंटरनेट, शहरों से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी, हिंदी की पत्र पत्रिकाएं अधिक उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे संचार माध्यम और कुछ उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। संचार माध्यमों का प्रयोग तो आवश्यक है, किंतु इन माध्यमों के प्रयोग में निम्नलिखित बातों का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। और ये बातें कौन सी हैं हम देखेंगे। सबसे पहले संचार माध्यम संदेश को प्रेषित करने का सबसे अच्छा जरिया है। प्रेषित करना, प्रेषण करना, किसी के सामने रखना। संदेश प्रेषण तो शहरों में भी होता है और महानगरों में भी होता है और कस्बों में भी होता है। ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ कहीं हमें संदेश प्रेषित करना हो वहाँ के परिवेश के अनुकूल ही संचार माध्यम का प्रयोग प्रभावशाली, उपयुक्त और व्यवहारिक होता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी कस्बे में समाचार प्रेषित करना है तो हमें कस्बाई सांस्कृतिक उसके परिवेश को पूरी तरह ध्यान में रखकर ही संचार माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। ग्रामीण परिवेश में शिक्षा के अभाव में लोग पढ़ने लिखने में तो उतने कुशल नहीं होते हैं, किंतु यदि उन्हें कुछ दिखाया जाए तो उसके आधार पर वे संदेश को भी समझ सकते हैं और उसका प्रभाव भी पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रामीण परिवेश में जो संदेश दिया जाए या जो बात उन्हें समझानी हो उसे किसी रोचक कहानी के माध्यम से भी समझाया जा सके। सेकंड, संचार माध्यमों के प्रयोग में दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि संदेश प्रेषण की भाषा जहाँ संदेश पहुँचाना है उसके अनुकूल होनी चाहिए। यदि संप्रेषण शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग में करना है तो परिष्कृत भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है, किंतु यदि वही संदेश कस्बाई परिवेश और ग्रामीण परिवेश में जाना हो तो भाषा को आप निश्चित रूप से सरल और व्यवहारिक ही नहीं बल्कि बोलचाल से युक्त भी कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि सामने वाले को हमारी भाषा और हमारी बात समझ में आ सके। ऐसा करने से संप्रेषण में सफलता भी मिल सकती है और संबंधित समाज जो है अथवा जन समूह पर भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इसका लास्ट पॉइंट है हमारा कि जनसंचार के माध्यमों के प्रयोग में व्यक्ति को धैर्य, संतुलन के साथ साथ दृष्टिकोण की व्यवहारिकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को यह मानकर चलना चाहिए कि हम जो संदेश प्रेषित कर रहे हैं या जिसकी सूचना दे रहे हैं वह सूचना ऐसी हो जो साधारण जनमानस को विचलित न करे।
जितने धैर्य के साथ सूचना दी जाएगी और जैसे ढंग से दी जाएगी उसका प्रभाव भी वैसे ही पड़ेगा। धन्यवाद।